हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई भाई सभी की। हाँ। सर, जब कोई प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है तो हम पॉजिटिव चार्ज की स्टडी क्यों करते हैं? टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यों लेते हैं? एक अब्दुल का एक क्वेश्चन आ रहा है। हम्म, भाई, आप चाहो ना, एक प्रोटॉन बना सकते हो। जैसे हमारे पास ना हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन एटम के तीन आइसोटोप, तीन समस्थानिक होते हैं। तो सबसे पहला होता है 1H1। तो जो सबसे पहला जो हाइड्रोजन जो एटम है, उसका जो एक आइसोटोप है 1H1, जिसे ऐसे लिखते हैं हम अब्दुल। इसके न्यूक्लियस में एक होता है एक प्रोटॉन। प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 1। और ऊपर में से घटाएंगे तो 0 आएगा, तो न्यूट्रॉन होते हैं 0। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि जितने होते हैं प्रोटॉन वही होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर हम इस हाइड्रोजन जो एटम है, इसका जो आइसोटोप है 1H1, अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो जो इसका न्यूक्लियस बचेगा ना, वो न्यूक्लियस प्रोटोन ही है। तो प्रोटोन अगर आपको चाहिए तो आप हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, समस्थानिक है, केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, आइसोटोप समस्थानिक 1H1, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो नाभिक होता है ना 1H1, प्रोटियम बोलते हैं इसे। इसके तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम। तो उसमें जो पहले वाला है 1H1, इसका जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, वो प्रोटोन ही होता है वो, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। तो कल हमने क्लास के अंदर कुछ बातें पढ़ी थी। कल हमने आपको बताया था क्लास के अंदर कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है W/Q, कि आपने कितना वर्क किया किसी चार्ज को लाने में, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है W/Q। और एक हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, मान लो P पॉइंट पे निकालना है विभव, तो उसका फॉर्मूला भी क्या था? W/Q। तो हमने इसमें आपको फर्क बताया था कि फर्क इनमें यह है कि यहाँ पर ये वर्क डन क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को, आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य है। और यहाँ पे जो वर्क है वो अनंत से, इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाके आने में किया गया कार्य है। दोनों के फॉर्मूले सेम ही हैं। और चाहे पोटेंशियल हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, इनकी जो हमारे पास में ऐसा यूनिट बनेगी, इनका जो मात्रक बनेगा, विभव हो चाहे विभवांतर हो, वो बनेगा वोल्ट। और एक हमने पढ़ा था कि हम 1 वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं फॉर्मूले से? जूल पर कुलाम। 1 वोल्ट जो होता है वो जूल पर कुलाम के बराबर होता है। इतनी बात हम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे एक बच्चा कह रहा है सर, हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्ज में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? चार्ज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप दो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें रगड़ना शुरू कर दो, फ्रिक्शन से भी चार्ज क्रिएट होता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिसके पास से गए, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एक तरीका तो है कि रगड़ से, फ्रिक्शन से भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका होता है इंडक्शन से भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, इंड्यूस कर सकते हैं चार्ज। तो चार्ज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या मान लो कि कोई हमारे पास में कोई पार्टिकल है, मैंने कहा कि जैसे उसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो जो एटम अब बचेगा वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो चार्ज जरूर नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन के रूप में भी हो सकता है। किसी बॉडी पर चार्ज रगड़ के भी पैदा किया जा सकता है, इंडक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चार्ज को क्रिएट करने के, ना। और जो हमारे पास में कॉस्मिक रेज आती हैं अंतरिक्ष से, आकाशीय किरणें, उनके अंदर प्रोटॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं चार्ज को क्रिएट करने के, कोई एक आध तरीका नहीं है। बहुत तरीके से चार्ज आ सकता है। ये तो आपको हमने समझाने के लिए बताया कि भाई ऐसे हमने, कि मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हुए यहाँ पे, बहुत सारे मत लो आप, एक ही कोई चार्ज पार्टिकल ले लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी का जिक्र कर लो। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो, उसमें दो प्रोटॉन के
चार्ज के बराबर चार्ज होता है। आप एक अल्फा पार्टिकल ले लो, अल्फा कण, बहुत तरीके हैं चार्ज के। तो अब यहां पर हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, अब इस पर आएंगे। देखो ये मेरे पास में, मान लो कि मैंने एक कोई वायर लिया, मान लो एक कॉपर का तार है, तांबे का, है ना, तांबे का तार है ये, तांबे का तार। अच्छा, अब आपको पता है कि जो हमने पढ़ रखा है कि कोई अगर हम मेटल ले लें, तो मेटल जो होते हैं जनरली वो सब क्या होते हैं कि जो मेटल है हमारे पास में, जो धातु हैं मेटल्स, ये कंडक्टर होते हैं, चालक। यानी कि कोई भी मैं तार लूं, यहाँ पे कॉपर की जगह अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं या मैं सिल्वर चांदी ले लूं, तो ये जितने भी हमारे पास में मेटल्स हैं, हमारे पास जितने भी धातु हैं, ये सारे के सारे कंडक्टर हैं, चालक, इनसे इजीली करंट पास हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे एटम चैप्टर, तो मैंने बताया था कि इनसे करंट पास हो जाएगी का मतलब ये है कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब ये होता है कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, जब किसी तार में फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने को ही, उनके दौड़ लगाने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पे कॉपर का तार ले रहा हूं और हमें पता है कि जो मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालक, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, तो मैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिन एटम से बाहर निकले हैं, उन एटम को मैं शो नहीं कर रहा हूं, बस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम के यही है। तो ये मैंने क्या किया, एक तांबे का तार लिया कॉपर का, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा रहे हों, जो कि एटम से बाहर निकल चुके हों। तो बहुत सारे मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब ये एक हमने कॉपर का वायर ले रखा है, तांबे का तार, तो इसमें थोड़े से एरिया में ही, अगर मैं बहुत छोटा सा एरिया ले लूं ना, यहाँ पे इतना सा एरिया ले लूं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे भागते भी रहते हैं, ये फ्लो भी करते रहते हैं, इवन रूम टेम्परेचर पे ही अच्छे खासे भाग रहे होते हैं। अब बात ये हुई कि ठीक है भाई, ये हमारे पास एक मेटल है, कॉपर का तार है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, दो चार भी नहीं, अरबों खरबों में है, ये सारे के सारे भाग भी रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे घर में तार ऐसे ही पड़ा है, कोई डोरी में से आपने तार काट लिया, इस तार को आप किसी बल्ब के सिरे पे लगा दो, क्या करंट फ्लो करेगी? उस बल्ब जल जाएगा? नहीं। इस तार को, नंगा तार भी अगर आप इसे हाथ लगाएंगे, कुछ आपको अजीब सा महसूस होगा, कोई झटका वटका लगेगा? नहीं। तो हमने कहा ये क्या नाटक हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये एक तांबे का तार है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये फ्लो भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, लेकिन तब भी हमें झटका क्यों नहीं लग रहा जैसा हमें नॉर्मली अपने घर में लगता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वायर है ना, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये रैंडम मोशन करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, मान लो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं इधर उधर कैसे भी। और हमारे घर में ऐसे कोई डोरी में से अगर हम तार काट लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको रैंडम मूव करते हैं, वो रैंडम मोशन होता है उनका। इवन आप ये भी नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, जिसका जहां को मन करेगा रैंडम मूव कर रहे होंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक एरिया ले लो, उस एरिया में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर समय पर जितने इलेक्ट्रॉनों की जाने की संभावना इधर होगी, उतनों की जाने की संभावना इतने इधर होगी, जितनों की संभावना ऊपर जाने की होगी उतनों की नीचे भी होगी, तो नेट इफेक्ट बनेगा जीरो। देखो, करंट का मतलब ये होता है कि जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही दिशा में भागे। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने हाथ में एक जग में पानी ले लिया और मैं उस पानी को धार बना के फेंकूं, बिल्कुल एक धार बना दूं उस पानी की, और ये पानी पूरी स्पीड से गिर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये वाटर करंट है ये। लेकिन मैं एक जग में पानी ले लूं और उस पानी को मैं सिर्फ फर्श पर डाल दूं, वो चारों तरफ को फैल जाएगा, आप इसे वाटर करंट कहेंगे? नहीं भाई, करंट तभी होता है कि जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में पूरी स्पीड से भाग रही हो, तो करंट कहलाएगी। ऐसे घर में पूरा चारों तरफ को पानी फैला हुआ है, पूरे फर्श पे पूरा एक बाल्टी पानी भी डाल दोगे ना फर्श पे, तो वाटर करंट नहीं कहोगे उसे।
लेकिन अगर आपने उसी पानी को बिल्कुल एक स्पीड के साथ में एक धार बना के छोड़ रहे हो तो वाटर करंट कहलाएगी। ऐसे मैंने आपको बताया कि अगर एक ही डायरेक्शन कोई चीज भाग रही हो ना तो उसके लिए हम करंट शब्द का यूज कर सकते हैं। अब हम किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास गए, हमने कहा जी हमारे पास में एक कंडक्टर भी है, एक मेटल का तार भी है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन करंट नहीं बन रही। तो उसने कहा कि बस एक छोटा सा काम करो, सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में भगा दो। तो हमने कहा जी इसके लिए क्या करें? उन्होंने कहा कि इसके लिए काम करो, आप इस बैटरी के सिरे पर, इस तार के सिरे पर एक बैटरी कनेक्ट कर दो। अब देखो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, बैटरी करती क्या, जब कोई सेल या बैटरी किसी तार के सिरे पर कनेक्ट करते हैं तो उसका काम क्या होता है। यहां पर हमने ये एक वायर ले रखा, फिर से वही सेम वाला वायर यही यहाँ पे भी है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है पहले की तरह। और मैंने क्या किया, इस तार के सिरे पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी देखो, एक डंडा बड़ा एक छोटा, अगर मैं केवल इतना बनाऊं तो ये सेल कहलाता है हमारा, है ना। लेकिन अगर आप बहुत सारे से खींच दो तो इस सेल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे बैटरी। ये हमने बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया ताकि अगर मैं करंट नहीं चाहिए हो तो स्विच से ऑफ कर सके हम। ठीक, अब ये मैंने जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, अब देखो होगा क्या। देखो जैसे ही आप किसी तार के सिरे पर कोई सेल या बैटरी कनेक्ट करते हो ना, तो उसका देखो एकमात्र काम क्या होता है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और बैटरी के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, धनात्मक आवेश, वो एक तरफ रहता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बोल दूंगा उसे, और जिधर नेगेटिव चार्ज होगा उसे बोल दूंगा नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे मैं इस तार को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये तार बैटरी के जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो ये वाला सिरे को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तार के मैंने इधर से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को इधर से जोड़ दिया। तो हम टेक्निकली क्या कह देते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हम कह देते हैं कि भाई ये हाई पोटेंशियल पे है, ये उच्च विभव पर है, ये हमारा कहलाता है हाई पोटेंशियल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं हाई पोटेंशियल, उच्च विभव। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम बोलते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे है, ये निम्न विभव पे है। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, ये कंपैरेटिवली है। अगर मान लो कि एक सिरा ये 50 वोल्ट पर हो, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट हो और इसका 30 हो, तो जिसका कम है ना उसे हम लो पोटेंशियल कहेंगे, इसे कहेंगे ज्यादा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई वो पॉजिटिव ही दिखना चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल हाई या लो से है। तो ये वाला जो मेरा टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल के लिए हम सिंबल पॉजिटिव शब्द का यूज कर रहे हैं। ये लो पोटेंशियल पे इसके लिए नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि इधर पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, इधर 2 वोल्ट हो, तो ये हाई पोटेंशियल पे क्या लाएगा, ये लो पे क्या लाएगा, यानी कि -5 या +5 ही होना चाहिए। यहाँ पे हाई पोटेंशियल के लिए बस हमने सिंबल पॉजिटिव शब्द यूज कर लिया और लो पोटेंशियल के लिए हमने नेगेटिव यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे मैंने एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की, मान लो कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे मान लो, और ये वाला जो सिरा है ये 20 वोल्ट पर है और ये मान लो कि 0 वोल्ट पर। तो मैंने जानबूझ के 0 वाला लिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट पर है। इसका केवल और केवल ये मतलब है कि जिधर पोटेंशियल कम होगा वो लो कहलाएगा, जिधर ज्यादा होगा वो हाई कहलाएगा। अब इसके अलावा बैटरी का और कोई काम नहीं है। जैसे ही आप किसी तार के सिरे पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी का बस एक छोटा सा काम यह है कि बैटरी या सेल कनेक्ट करते ही एक सिरा हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक सिरा लो पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक उच्च विभव पर एक निम्न विभव पर। जैसे आप देखो, अगर हमारे पास जो सेल होता है घर में, इस सेल को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस सेल में आपको दिखता होगा कि एक तरफ ये पॉजिटिव बना होता है और एक तरफ ये नेगेटिव बना होता है। तो यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ कोई तार कनेक्ट करूंगा तो यानी कि वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया जा रहा है, ये लो पोटेंशियल से। अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो अगर इधर प्लस 1.5 वोल्ट है तो इधर कितना है, 0 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमें केवल बता रहा है कि एक सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे, एक होगा उच्च विभव पर
और एक होगा निम्न विभव पर। बस उसका सारे काम होंगे खुद ब खुद। और वो सारे काम खुद कैसे होंगे, मैंने इस तार को जिसे बैटरी से कनेक्ट किया है, इस तार के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे थे, लेकिन जब तक मैंने इस तार को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तो इसे हम कह रहे थे ये था ओपन सर्किट, खुला परिपथ। इसे हम ओपन सर्किट कहेंगे जो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, जिसके दोनों एंड फ्री हैं, ये ओपन सर्किट है। लेकिन जैसे हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये जैसे हिल रहे थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अब मैंने कर दिया बैटरी से कनेक्ट, तो एक सिरा हाई पोटेंशियल पे, एक है लो पे, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव किधर को अट्रैक्ट होता है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हाई पोटेंशियल वाला है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होने की होती है, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागना शुरू कर देगा, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू करेगा। हर इलेक्ट्रॉन पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो प्रत्येक ही पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा। जब सारे के सारे ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन गोली की रफ्तार से ऐसे भाग रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में फ्लो करना, अब हम क्या कह देंगे कि तार के अंदर क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो करने वाला होता है कि तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर दें। अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना शुरू करेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये से चल चल के यहाँ पे जाएगा और फिर यहां से निकलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे निकल रहा है, ये अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। भाई वायर जो कनेक्ट है वो भी तो कंडक्टर का ही होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, अपने से आगे वाले को अगले वाले को पुश करेगा, अगले वाले को पुश करेगा। तो ये इस वाले को पुश कर रहा है, ये इस वाले को, ये इस वाले को, ये इस वाले को, इस वाले को करते करते ये वाला इधर कर रहा है। तो जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इधर को निकलेगा ना, तो तुरंत एक इधर घुस जाएगा, तो थोड़ा सा फिर इधर से कोई दूसरा निकलेगा तो इधर से घुस जाएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये ऐसे चलते 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 फिर ये ऐसे जाएंगे, और ये सर्किल लगातार, ये सर्किट चलता रहेगा लगातार ऐसे। तो ये नहीं है कि ये यहां से अभी कुछ बीच में नहीं हो रहा, यहां से फिर चल के आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे पुश कर रहा है अगले वाले को, अगले वाले को, अगले वाले को, फिर ये धक्का मारेगा अपने से अगले वाले को, अपने से अगले वाले को। यानी कि जब यहाँ वाला अगले वाले को धक्का मार रहा है तो ये जो ऐसे ये बनते 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 फिर यहाँ वाला अगले को धक्का मारेगा, यहाँ से घुस जाएगा, फिर यहाँ से अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर इधर वाला घुस जाएगा। तो ये लगातार ये फ्लो बना रहेगा, तो पूरे सर्किट में ऐसे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे यहां से चल रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो जो बहुत सारे तार में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी होंगे, सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर की तरफ का इसने इसे पुश किया होगा, इसने इसे पुश किया होगा, इसने इसे पुश किया होगा, इसने इसे पुश किया होगा ना, इसने अगले वाले को, इसने अगले वाले को, तो यहां से घुस रहे हैं, तो यहां से लगातार फिर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लगातार जो है ये साइकिल बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये पुश करने का जो काम है, ये धक्का मारने का जो काम है, ये काम है बैटरी का। तो बैटरी जब आप लगाते हैं तो बैटरी काम क्या होता है, पुश करना होता है, धक्का मारना होता है, तो इलेक्ट्रॉन फिर अगले वाले को पुश करेगा, करते 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 लगातार आपको एक साइकिल चलता हुआ दिखेगा। अच्छा, दूसरा, ये तार में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या करते हैं, हमने कन्वेंशन में हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज का जिक्र करते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज है, तो हम करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि हमें शुरुआत में ये नहीं पता था कि जब किसी तार में करंट फ्लो करती है तो एक्चुअल में वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने से बनती है। तो हमने मान लिया था कि भाई जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, पर लेकिन बाद में पता चला कि जो करंट बन रही है तो नेगेटिव चार्ज के भागने से बन रही है, और हमने करंट की डायरेक्शन क्या मान रखी है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को चलने की। तो इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहा है तो हम क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन ये मान के चलेंगे हमेशा कि जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके विपरीत दिशा करंट की डायरेक्शन ली जाएगी। अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर को, तो करंट की डायरेक्शन ठीक उसके विपरीत लेंगे हम, तो करंट की डायरेक्शन होगी ये। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नीचे को भाग रहे हैं, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन बनेगी, तार में करंट ऐसे चलेगी, ये करंट ऐसे गई और फिर यहाँ पे ऐसे पहुंच गई। तो जिधर को इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे उसकी विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। तो किसी भी तार में करंट की दिशा जो होती है वो तार में धारा के प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की विपरीत दिशा में करंट की डायरेक्शन ली जाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, अगर करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो इस तार में अगर करंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस तार में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को भाग रहे होंगे, तो हम बोलेंगे अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ को फ्लो कर रही है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर फ्लो कर रहे होंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ को।
क्योंकि जिधर को इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके विपरीत दिशा हम किसकी लेते हैं, करंट की धारा की दिशा लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये स्विच हमने ऑन कर रखा है, अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे, यानी इस डॉट को मैं हटा दूं, यानी कि स्विच क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करना बंद कर देगी। तो ये स्विच लगा हुआ है ताकि जब हमें करंट की जरूरत हो तो हम स्विच को ऑन कर दें, अदरवाइज हम ऑफ कर दें, क्योंकि सर्किट जैसे हम ऑफ करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करती है। तो ये मेरे पास में क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है। कहीं से भी अगर मैं बैटरी हटा दूं या तार को कट कर दूं, तो अगर ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट के फ्लो होने के लिए होना चाहिए क्लोज सर्किट, बंद परिपथ, ताकि जो पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, वो फ्लो पूरा का पूरा बना रहे। कहीं से भी अगर ब्रेक लग जाएगा तो फिर मामला सारा का सारा हो जाएगा खराब। क्लोज सर्किट है ना। तो ये हमारे पास में, अब हम करंट की डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। तो अगर कोई मेरे से कह दे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो समझते हैं इस बात को कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर को फ्लो करता है, तो हम याद रखेंगे नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है, ऐसे याद रखेंगे भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव को हम क्या बोल देते हैं, हाई पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागता है। ये क्वेश्चन आता है और मैं भी पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन जाता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, और करंट पूछेगा तो करंट इसके अपोजिट जाती है, हाई से लो की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई हमारे से पूछ ले कि नेगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को फ्लो करते हैं, तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ को। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, लो से हाई, ठीक। लेकिन कोई आपसे पूछ ले, ये तो नेगेटिव चार्ज की बात हुई, ये पॉजिटिव चार्ज या करंट किधर को फ्लो करेगी, धनात्मक आवेश या इलेक्ट्रिक करंट किधर को फ्लो करती है, वैद्युत धारा। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज या करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, कोई हम धनात्मक आवेश ले लेते हैं, तो अगर कोई किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा कि कैसे बना सकते हैं आप, कि जैसे आप कोई भी एटम परमाणु है, उससे अगर कोई एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नेगेटिव चार्ज से दूर चला गया तो वो आयन बन जाता है पॉजिटिव। तो कोई भी पॉजिटिव चीज है वो पॉजिटिव हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। एक ही क्वेश्चन करना, ये करो। इन्फिनिटी से चार्ज लाने पर भी हमने तो कहा नहीं जीरो होता है, हमने कहा इन्फिनिटी से चार्ज को लाने पर पोटेंशियल तो होता है W/Q।
अश्वनी, प्रिंस, सवनम। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखो इसने कहा है ए नेगेटिव चार्ज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट ए मूव्स अलोंग द लाइन ए बी, द पोटेंशियल at A is 15 वोल्ट एंड इट वेरीज यूनिफॉर्मली अलोंग ए बी, द पोटेंशियल एट बी। ये कह रहा है कि भाई एक नेगेटिव चार्ज को पॉइंट ए से छोड़ा गया और ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ये है ना। तो ये हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है नेगेटिव चार्ज, और जो पॉइंट ए है इस पे पोटेंशियल है 15 वोल्ट। तो कह रहा है कि बी पर कितना पोटेंशियल हो सकता है। तो आपको पता है भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएगा। यानी बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, इस ए पर जो पोटेंशियल 15 वोल्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ए पर 15 है तो वहां 15 होना चाहिए ज्यादा, तो 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बराबर होगा तो भी नहीं, तो ऑप्शन बनेगा सी। तो सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये एमओ लिख रहे हैं बी गलत है इनका, रिचा लिख रहे हैं डी इनका भी गलत है, प्रिंस का तो 15 महा गलत है। अरे इस पॉइंट पे भाई अभी तो लिखवाया मैंने आपको, या देखो 2 मिनट पहले लिखवाया, यानी कि आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो। यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा हमने कि जो नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि ए से बी की तरफ को नेगेटिव चार्ज जा रहा है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 15 है तो यहाँ पर बी पर कितना होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन तो लो से हाई की तरफ भागता है, अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल होना चाहिए। तो बी आंसर कैसे बन गया तुम्हारा, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा सी, क्योंकि यहाँ इधर 15 था तो उधर होना चाहिए 15 से ज्यादा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि भाई पॉइंट ए से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, अगर यहाँ पे ए पॉइंट पर 15 वोल्ट का पोटेंशियल है तो बताओ अब बी पर क्या होना चाहिए। अब आपका आंसर ए बी सी डी में से क्या होता, अगर यहाँ पे वो कहता कि पॉजिटिव चार्ज रिलीज्ड, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करते और ए पर अगर पोटेंशियल 15 होता तो वहां पर क्या होना चाहिए। गजला तुम्हारा भी गलत था ये पिछला, तो जिन जिन बच्चों का सी था पिछला क्वेश्चन वो ठीक था, बाकी ये गलत था। अब देखो भाई पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ। तो और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 से कम होना चाहिए, तो 15 से कम वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है 10, यानी कि फिर हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाता। तो फिर हम आंसर देते 10 वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन। तो जब नेगेटिव चार्ज चलेगा तो वो चलेगा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, अगर यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20, तो 20 वाला ठीक हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होता नेगेटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ। तो फिर हम बोल देते कि भाई फिर हम हमारा आंसर ए बन जाता। समझ गया। ये कह रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर, एक तार में धारा की दिशा होती है, ठीक है। तो एक तार में धारा की दिशा क्या होती है, इसने एक ऑप्शन लिखा है द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर, तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के समान है। तो गलत हो गया, डायरेक्शन जो होती है करंट की वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की सेम डायरेक्शन नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर, बी ऑप्शन ठीक है। सी में लिख रहा है कि द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो फ्लो करते ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी गलत हो गया। इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो बी करेक्ट आंसर है। ये कह रहे ये सिंबल किस चीज का, अभी हमने सिंबल बनाया था ना एक क्लास में, ये सिंबल होता है स्विच का, की प्लग का। और ये की प्लग कैसी, ऑन, अगर डॉट लगाया तो यानी कि हमारा सर्किट ऑन है, स्विच ऑन है, तो की प्लग ऑन का सिंबल है ये। आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि जो बल्ब होता ना, तो बल्ब का सिंबल तो हम ऐसे बना देते हैं, ये बल्ब बन गया,
है ना। ये फ्यूज का सिंबल कुछ ऐसे बना देते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, प्रतिरोध का। तो ये हमारा की प्लग ऑन का सिंबल है। खाली सेल का पूछता तो ऐसे बना देते, एक डंडा बड़ा एक छोटा, ये सेल हो गया, ये हो गया बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बैटरी, ये प्लग, ये स्विच ऑन का है, ये बल्ब का है, ये इधर फ्यूज का बनाया, और ये रजिस्टर का। ये आएंगे आगे शब्द चल के, ठीक है। तो अभी बीच में आ गया तो इसलिए हमने बता दिया ऐसे ही। आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, इसे करना, सब बच्चे आंसर देना इसका। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं इसके लगातार। सबको वही बड़े क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसमें ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिए गलत हैं। एक एमओ का लास्ट मुझे सही दिख रहा है ना। अब इसने कहा कि एक गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट, करके किसी कंडक्टर से करंट पास करती है तो क्या होता है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज में, गलत है। पॉजिटिव वालों का तो बिल्कुल ही गलत है, डी वालों का भी गलत, सी ठीक है इसका। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करती है तो करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के भागने से। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा तो करंट बन रही है, और इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं। भाई मुझे एक चीज बताओ, जब किसी तार में करंट फ्लो करती है तो करंट क्यों बन रही है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, ठीक बात है। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से। अब एक बात बताना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसी एटम से बाहर निकले होंगे? भाई जो एटम है, मान लो कि उसमें, उसके न्यूक्लियस में अगर 10 प्रोटॉन है तो बाहर कक्षाओं में 10 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। किसी भी एटम में जितना होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है प्रोटॉन। अब एटम जो होता है ना, हमेशा परमाणु हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो। अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकालें तो कोई भी एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर 10 प्रोटॉन अंदर है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे होंगे। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, 9 अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे वायर में ओवरऑल देखेंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही हैं, बस वो 10 में से अब 9 अंदर ही चक्कर काट रहे हैं, न्यूक्लियस के एक बाहर आ गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 ही हैं और 10 अंदर प्रोटॉन बैठे थे। ऐसे अगला एटम जो है उसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 8 चक्कर काट रहे, 2 बाहर आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10, और प्रोटॉन भी अंदर कितने बैठे हैं? 10। बस ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 10 के 10 मान लो कि बंधे हुए थे, उन 10 में से 1-2 बाहर आ गए जो फ्लो कर रहा है।
ओवरऑल तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। बस ये है कि भाई मान लो कि ये प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस में बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काट रहे थे, उनमें से एक बाहर आ गया, 9 चक्कर काट रहे, एक अलग से रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 10 ही, प्रोटॉन भी टोटल 10 है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई भी तार जब उसे करंट भी पास कर रही होती है तब भी होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगले बात में एक ही क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो इसका। एक की प्लग है, ऐसे लिख रखा है, ये एक बल्ब है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये होता है एमीटर जो करंट को मेजर करता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। इसने हमें अभी क्या पूछा है, केवल द फ्लो इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज, कह रहा है कि सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में क्या चीज फ्लो कर रही है, ये आपको बताना है। प्रभास, प्रिया, बादल, रोहित, कुछ आंसर आ रहे हैं। द फ्लो इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो क्या है। भाई आप एक चीज देखो, ये जो करंट है ना आई, करंट करंट के लिए सिंबल होता है आई, तो करंट तो फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक की तो है, 9 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, है ना, ये चल रहे हैं ऐसे, 6 बज गए, तो करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो करंट के फ्लो करने की विपरीत दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अगर हम भाई करंट के डायरेक्शन देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रही थी, क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। एक एक क्वेश्चन करना। अंकिता, एमओ, शुभम, नीलेश, रिचा, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं, पर जो बच्चे खाली ए बी सी डी लिख रहे हैं सबका आंसर गलत है। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, उसके आगे ए बी सी डी लिखा करो, पता ही नहीं चलता किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। इसने कहा इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम द सिंबल ऑफ ए सेल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट वर्टिकल लाइन, इट्स ए लॉन्ग वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेल का सिंबल होता है वो एक खड़ी लंबी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। तो कह रहा है कि जो बड़ी वाली वर्टिकल लाइन है, लॉन्ग वर्टिकल लाइन जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, आपको बताइए। जो खड़ी लंबी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ये पॉजिटिव। तो कई बार ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन भी बना देते हैं पर हम ऐसे ही। हम्म। एक क्वेश्चन करना। ये करो ट्राई।
नितेश, बादल, प्रभास, कुछ आंसर आ रहे हैं। देखो, उसने कहा कि व्हाट डज द डायग्राम शो। अब इसने डायग्राम बना दिया, अब आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा भाई डायग्राम क्या कह रहा है, ऑप्शन से पता लगाने की कोशिश करो कि पूछना क्या जा रहा है। तो पहले में लिख रहा है कि ये शो कर रहा है डायग्राम कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन क्लोज सर्किट में, रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये तो सब तो प्रोटॉन वगैरह ये तो फ्लो करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एक लिखा है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओपन सर्किट। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रैंडमली मूव करते हैं ना, कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ये जो सब तरीके हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है ये ओपन सर्किट में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लोज सर्किट में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये डी आंसर है इसका, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओपन सर्किट। देखो अंकिता ने लिख दिया क्लोज, और हमने आपके लिए स्पेशली, यहां ध्यान से देखना, मैंने खुद यहां पर लिख रखा है पहले ही, ये लिख रखा है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में दिख रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन। और ये देखो लिखा है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक फ्लो डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जैसे हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा, हाँ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां से देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोज सर्किट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें रैंडम मोशन हो रहा है। तो रैंडम मोशन होता है ओपन सर्किट में। तो हमें क्या दिख रहा है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओपन सर्किट, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन है ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। वैद्युत धारा, इसका सिंबल होता है आई। करंट को हम इस पूरी क्लास में जब भी शो करेंगे आई से ही शो करेंगे, है ना। करंट के लिए हमारा सिंबल हमेशा होगा आई। तो बेटा करंट क्या है, करंट जब भी हो, मैंने कहा कि वाटर करंट हो, एयर करंट हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, तो करंट के लिए कोई चीज फ्लो करनी चाहिए एक ही डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में फ्लो करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, करंट। अच्छा, मान लो कि इस तार में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक ही दिशा में, और इसमें फ्लो कर रहे हैं एक ही दिशा में, पर इसमें फटाफट फ्लो कर रहे हैं, तो अच्छी करंट बनेगी। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने की दर, दर का मतलब है कि कितना तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के, ये चार्ज कह दो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज के एक निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रवाहित होने की दर है, जो रेट ऑफ फ्लो है, कि फटाफट कितना तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge in a particular direction, the rate of flow of electric charge in a particular direction is called the rate of flow of electric charge in a particular direction is called electric current। वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा का अगर हम फॉर्मूला बनाएं
तो करंट को लिखते हैं हम आई से, वैद्युत धारा क्या है कि कितना आवेश, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाई टी। अगर हम चार्ज को नापे कूलाम में, करंट को मेजर करें सेकंड में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी एम्पियर। एम्पियर को लिखते हैं हम ए से, है ना। तो यहां से अगर आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, जैसे हमने कल पढ़ा था क्लास में कि 1 वोल्ट हमने पढ़ा था कल होता है जूल पर कुलाम के बराबर, क्योंकि वोल्ट का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू। तो 1 वोल्ट था जूल पर कुलाम के बराबर। यहां से अगर हम देखेंगे 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा कुलाम पर सेकंड के बराबर। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुलाम पर सेकंड से क्या बनेगा, जूल पर कुलाम से क्या बनेगा। तो कुलाम पर सेकंड जो है वो एम्पियर को डिनोट करता है। तो कुलाम पर सेकंड ये बन जाएगा हमारे पास में एम्पियर। अच्छा यहां से एक चीज देखो, अगर मैं करंट का जो मेरे पास फॉर्मूला बना क्यू बाई टी, अगर मैं यहां से क्यू निकालूं तो क्यू हो जाएगा आई टी के बराबर। तो मैंने कल कहा था आपसे कि कल मैंने आपको रटवा दिया था कि चार्ज जो है, आवेश जो है, इसका मात्रक तो कुलाम है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमेय सूत्र मैंने एटी आपको रटवाया था। आज वो देख लो ऐसा क्यों आया था। इसका अगर आप डायमेंशन निकालेंगे चार्ज की, भाई आपको पता करंट को नापते हैं एम्पियर में, और फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मूलभूत राशियों में हमने पढ़ रखा था कि जो करंट होती है इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ए आ गया, और टाइम को नापते सेकंड में, सेकंड के लिए आ गया टी। तो चार्ज जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एटी। ठीक। तो करंट का डायमेंशन तो हमें पता ही है ए होती है, और चार्ज की क्या जाएगी, एटी के बराबर आ जाएगी। यहां से आया, ये कह रहा जी क्यू क्या है, इसे ये नहीं पता क्यू क्या है। अरे क्यू चार्ज है, आवेश, कल पढ़ा नहीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो क्यू यहाँ पे चार्ज को डिनोट कर रहा है। अगर नहीं पता चल रहा तो इतना दिमाग लगा कि हमने इसकी यूनिट लिखी है कुलाम, तो कुलाम चार्ज के लिए होता है। तो थोड़ा सा दिमाग का खुद से भी यूज करना है, बस ये नहीं मतलब टाइप करने के लिए मिल गया तो टाइप कर दिया। अपने आप से आइडिया लगाओ कि यार कैसे मैं पता कर सकता हूं। एक तो डेफिनेशन से पता करो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, आवेश के प्रवाहित होने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए हमने कल यू नहीं पढ़ा था क्वांटेशन ऑफ चार्ज में, कि किसी वस्तु पे चार्ज है क्यू, वो किसके बराबर था, एन ई के बराबर। या नहीं पता चल रहा तो ऐसे दिमाग लगाओ, ये सेकंड है, टाइम के लिए होता है टी लिखा है। तो कुलाम तो होती है चार्ज की यूनिट, कल भी पढ़ी थी हमने ये, तो उसके लिए क्यू आया। कह रहा जी क्यू क्या है। अच्छा दूसरी बात, करंट हमें पता है क्या होता है, क्यू बाई टी। लेकिन हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, कि किसी वस्तु पर चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके गुणक में। तो यहां से अगर आप चाहो तो क्यू की जगह एनई भी लिख सकते हो, यानी कि करंट का एक फॉर्मूला मेरे पास में एनई भी आ गया। यानी जब कभी भी हमारे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेगा तो क्यू इक्वल टू एन ई तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो कई बार पेपर में करंट दे दे, किसी क्वेश्चन में करंट दे दे, टाइम दे दे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपसे इसको क्वेश्चन। तो अभी आप ध्यान रखेंगे करंट का बेसिक फॉर्मूला है क्यू बाई टी, और क्यू को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एन ई। जैसे एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन करना। सुलेमान कह रहे सर अपना कोर्स कब तक चलेगा, कल की क्लास देखो पूरी, बता रखा है मैंने।
हम्म तो कुछ आंसर हमारे पास आने लगे हैं। इसने कहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए यानी कि आपको क्या निकालना है बच्चों, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि टाइम दे रखा है 1 सेकंड, प्रत्येक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पास्ट ए पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अगर किसी सर्किट में अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो करंट बनती है इलेक्ट्रॉनों के भागने से। तो यानी कि आपको बताना है कि अगर 5 एम्पियर की करंट बन रही है तो प्रत्येक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से गुजर रहे होंगे, है ना, प्रत्येक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो जैसे हमें करंट दे दिया तो करंट हमें पता करंट क्या होती है, क्यू बाई टी, और जब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो यानी कि हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एन ई। यानी कि जो मैंने आपको भी लेटेस्ट फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले से क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा था। कुल मिला के मसला ये है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई बाई टी के बराबर, एन की वैल्यू निकालनी है तो आई टी बाई ई हो जाएगा। आई कितना है 5 एम्पियर, टाइम है 1 सेकंड, और इसकी वैल्यू है 1.6 गुणा 10⁻−19। अच्छा, कल की क्लास में हमने सोल्व किया था 1/1.6 गुणा 10⁻19 आया था 6.25 गुणा 10⁻18, 5 से मल्टीप्लाएंगे 6×5 = 30, 31.25 गुणा 10⁻18। यानी जैसे आप सोल्व कर लेना ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 31.25 गुणा 10⁻18। कर लोगे ना सोल्व। ये देखो गजाला डी बता रहा है, अंकिता बी बता रही है, रोहन सी बता रहा है, प्रिंस एक दो प्रिंस है इसमें, एक बहुत गलत आंसर देता है, एक बहुत ठीक आंसर देता है। इसका नाम देखो, ऐसा बेचारे का फंस गया। जो ठीक वाला है वो कई बार सोचता होगा यार मैंने इतना बढ़िया आंसर दिया, गुरुजी ने गलत बता दिया। क्या करें भाई, अब तुम्हारा साथी नाम वाला गलत फंस गया है तो ये करना। द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, करा कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए, ये आपको देख के बताना है। शुभम, मनीषा, रिचा, एमओ, गजाला, प्रभास। द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, वैद्युत परिपथ में क्या होता है। तो बेटा कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो होना ही चाहिए, कोई बल्ब या पंखा जिससे करंट पास करानी है भाई वो तो होना ही चाहिए। उससे बैटरी से कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव वायर भी होने चाहिए, पर पहले ऑप्शन में बैटरी नहीं लिख रखा, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, यानी बल्ब पंखा भी है, कनेक्टिव वायर भी है, सेल भी, लेकिन स्विच नहीं है। भाई स्विच नहीं होगा तो लगातार करंट बैटरी तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगी बहुत जल्दी, ऑन ऑफ भी तो करना है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, कनेक्टिव वायर भी होने चाहिए, सेल बैटरी भी नहीं, कम से कम ये 4 चीज तो होनी ही होनी चाहिए। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है इन बिना इन 4 चीजों के इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा ही नहीं वो। भाई बैटरी चाहिए, बल्ब भी चाहिए जिससे करंट पास करानी है, पंखा, बल्ब को उस बैटरी से कनेक्ट करने वाला तार भी चाहिए, मिनिमम इतना तो चाहिए, और स्विच तो चाहिए। वरना तो आपने क्या करा, बैटरी से बल्ब को ऑन कर दिया, बल्ब जलता रहेगा, कुछ देर में बैटरी डिस्चार्ज, तो आपने साथ में एक स्विच भी चाहिए। तो कम से कम 4 चीजें तो चाहिए, और भी और बहुत सारी हो सकती हैं, पर एटलीस्ट ये 4 तो होनी ही चाहिए। एक एक करो। सनी, सानी है कि सनी है, क्या नाम है, नितेश, बादल, प्रिंस। यूजर नेम कैसे चेंज करें, पता नहीं भाई कैसे करें, उन चक्करों मत पड़। तो अपना तेरा ठीक हो रहा है ना, दुनिया को बताने है कि खुद से देखना है कि मेरा ठीक है कि गलत है। कह रहा है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज आई
and the charge of an electron is E, then the number of electron flowing in t second can be determined by with the help of। कह रहा है कि अगर एक तार से I करंट फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे उसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है जब भी करंट का जिक्र करेगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेगा तो Q की जगह हमें NE रखना ही पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा कितने फ्लो करेंगे, N की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा IT बाई E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे ना तो एकदम ध्यान रखना कि आईटी इंडस्ट्री बड़ी फेमस है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन में आईटी तो दिखना ही चाहिए एक साथ। तो देखो इस वाले ऑप्शन में तो आईटी साथ में नहीं दिख रहा, आईटी साथ में दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यानी कि फिर आपको थोड़ा सोल्व ही करना पड़ेगा। तो IT बाई ई करेक्ट आंसर है। ये करो क्वेश्चन नंबर 12। प्रिंस, मनीषा, गजाला, रिचा, इसने कहा है व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब द अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट इज 300 कूलम, कैलकुलेट द टाइम। तो व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो कितनी करंट पास कर रही है 0.5 एम्पियर की। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इज 3, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 300 कूलम का कर रहा है। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना कि अगर किसी तार से 0.5 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही हो 300 चार्ज के गुलाम के फ्लो करने से, तो कितने टाइम में ऐसा हो रहा होगा। तो करंट क्या होती है Q बाई टी, तो टाइम क्या हो जाएगा Q बाई आई के बराबर। तो Q कितना है 300, आई है 0.5, पॉइंट हटेगा तो 0 आ गया, 5 अंक 30 0 0, यानी कि 600 सेकंड आएगा। यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ए लिखा उनका ठीक है। लास्ट में कुछ कमेंट है, प्रेम, सनी, बादल, अंकिता, लाइन से सबके ठीक है ये। बड़े आंसर है इसमें 600 सेकेंड, यानी कि बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है ना, आई इक्वल टू Q बाई टी या Q की जगह NE बाई टी से, इससे छोटा छोटा सा ये फॉर्मूला जो है इससे कई बार चीजें पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। और इसमें लग रहा है इस फॉर्मूले से कोई ऐसे खास क्वेश्चन हमें लग नहीं रहा कि और होगा कोई, उससे और कितने ही क्वेश्चन बन जाए। इसे एक ये देख लो, ये एम्पेयर इज सेम एज, तो कह रहा है एम्पेयर किसके बराबर है। ऑप्शन है वोल्ट पर सेकंड, वाट पर सेकंड
जूल पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्या करो, यार एम्पेयर किसके बराबर है, तो एम्पेयर होता है करंट के लिए, तुरंत करंट का फॉर्मूला लिख लो। करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो क्यू होता है चार्ज नापते हैं कूलाम में, टाइम नापते हैं सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड, यानी कि क्या ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा पेपर में, वरना कई बार चार ऑप्शन है जैसे देख के आप कंफ्यूज हो जाओ कभी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, ये स्मॉल एम है सब जगह, मिली एम्पियर, ये करना क्वेश्चन नंबर 1। यही अगर जीएस स्पेशल बैच होता तो मैं इस फॉर्मूले से केवल 2 क्वेश्चन कराता। साइंस स्पेशल है तो हम ज्यादा ज्यादा वैरायटी कर लेंगे जितने भी हो सकेगी। हम्म, हो गया सभी का। भाई अंकिता जो ऑप्शन दिया ना उसके हिसाब से बताओ, अपने हिसाब से मत बताओ कि आपने लिख दिया ABCD बताना है। ये क्या तरीका है आंसर ऐसे बताने का, गलत है ये। पेपर में नहीं कर पाओगे, नहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस ऑप्शन पर टिक लगाना है। इसने कहा कि 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं, 6 × 10⁻17 एन एरिया पर मिनट, टाइम दे रखा है 1 मिनट का। तो कह रहा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो वैल्यू पुट करने से पहले एक नजर हम ये बात मार लेंगे, एक नजर कि हमें सारी वैल्यू SI यूनिट दे रखी है कि नहीं दे रखी है। भाई हम सबको पता है कि टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, यहाँ पे मिनट दे रखा है तो तुरंत मिनट का सेकंड बनाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन का आंसर आएगा गलत। तो करंट क्या होती है, Q/T, लेकिन यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिख लेंगे NE/T। तो N की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻17 है। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, और टाइम दे रखा है 60। तो भाग करेंगे तो आएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो 16, ये 10⁻−2 बचेगा, इधर आके 10⁻−2, 10⁻4, तो आई हो जाएगा 16 × 10⁻4 एम्पियर। मिली एम्पियर पूछ रखा, मिली होता 10⁻−3, तो ये 1.6 × 10⁻3 एम्पियर, यानी ये बन जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। अब इतना कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ।
तो जिनका ए आंसर आया है, शुभम, रोहित, मैंने बहुत टाइम दिया था इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखता हूँ किस किसका सही है। सनी, रोहित, अश्वनी, आशीष, शुभम, राहुल, अक्षय, दीप्ति। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है बहुत कम बच्चों ने दिया है, क्या बात है। इसका मैं आंसर देख रहा हूँ ना, प्रिंस का भी बहुत लेट आंसर आ रहा है ना, इसका आंसर गजाला ने दिया है ना, इसका आंसर एमओ ने दिया, बादल, है ना, अश्वनी, अंकिता, जो पहले आप जो बहुत सारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे उनमें से कई ने इसका आंसर नहीं दिया है। तो भाई सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, हर क्वेश्चन, ये ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा क्लास में। तुम्हें हर तरह के जितने भी आपसे बन सकते हैं वो अलग फॉर्म में दे सकता है, जहां पे सेकंड दे दिया, ये दे दिया, तो सारी बातों को ध्यान रखोगे तभी तो बात बनेगी। कोई क्वेश्चन करोगे कोई नहीं करोगे तो ये तो बहुत गलत बात है। जब टीचर कराने के लिए तैयार है, अगर मुझे केवल सिलेबस ही पूरा करना हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता, इसका एक दो आप थोड़ा ना कहते जी 10 और करा दो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और करना ही क्या है इसमें, है ना। और क्यू की जगह आपको एन ई लिख के उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। कई बार वो क्या कर सकता है कि करंट जो है एम्पियर में देखे मिली एम्पियर में पूछ सकता है, तो आपको 10⁻³ की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मिली होता है 10⁻³, टाइम को सेकंड में देके मिनट में दे रहा है ना। सर आपको क्या लगता है एलपी की वैकेंसी इंक्रीज होगी क्या? देखो बिहार वाले बच्चे बेचारे प्रयास कर रहे हैं, अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो फिर बिहार वाली फॉर्म भर देना, बाकी रहने देना। प्रयास एक ही राज्य के बच्चे कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। बाकी लग तो रहा है कि शायद कुछ और टेक्नीशियन की तो आएंगी भर्ती, अभी आए भी है शायद। अभी आप 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन में रेलवे की तरफ से 1-2 जॉब के नोटिफिकेशन और आएंगे, मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम 3-4 फरवरी तक। उसमें शायद वो रेल मिनिस्टर जो है वो कह रहे थे कि हम इस बार प्रोसेस 1/1 करना चाहते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने कर दिया ग्रुप डी एनटीपीसी साथ साथ, तो 3-4 साल में पेपर करा पाए वो, कि हम पहले सोच रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ करा लें, फिर ग्रुप डी ऐसे। पर इलेक्शन का टाइम भी तो पता, भारत में सारी चीजें इलेक्शन से ही डिसाइड होती हैं, तो हो सकता है कि जल्दी कुछ आ जाए। तो 3-4 दिन का और वेट कर लो, 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर 3-4-5 दिन में कुछ नहीं आया तो फिर ढुलमुल रवैया टाइप का ही रह सकता है। तो उसके बारे में तो हम क्या ही बोल सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ट्विटर पे कैसे भी अपनी आवाज उठा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। टीचर करता तो फिर उसमें एक चीज आ जाती है कि भाई ये लोग अपने बैच के लिए, अपने पैसों के लिए या उसकी वजह से बच्चों को भड़का रहे हैं, कर रहे हैं, तो टीचर कई बार चाह कर भी नहीं कर पाते है ना, क्योंकि पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे इवन बच्चे भी कहने लगते हैं, तो फिर टीचर बचते हैं इन चीजों से। वो कहते हैं कि भाई हमारा मोरल सपोर्ट है, आप करो, पर ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा अगर बोलने लगेंगे तो खासतौर से जो बड़ी प्रसिद्ध कोचिंग होती है वो जल्दी टारगेट पे आती है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से जो ट्वीट वगैरह करते हैं आपसे भी कहते हैं कई बार करने के लिए। एक बच्चा कह रहा है पटना में रैली निकाल रहे हैं बहुत तगड़ा, तगड़ा वाला कि तगड़े वाला? तगड़े वाला बढ़िया है, पर उसमें बदतमीजी नहीं करनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के खिलाफ गाली गलौच नहीं करना, है ना, सम्मानजनक तरीके से, उसका प्रेशर ज्यादा पड़ता है। वरना तो किसी भी आंदोलन को कुचलने में प्रशासन को आधा घंटा लगेगा, लट बजाएंगे सारे भाग जाएंगे। तो बदतमीजी नहीं करोगे, चुपचाप तरीके से रहोगे, तो वही चीज को आप 2 दिन खींच सकते हो, वरना वो गेम्स आधे घंटे पौन घंटे का है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो कल हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। करंट के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।